हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो साइकोलॉजी का है। आज के टॉपिक में हम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर। यस, तो पढ़ते हैं आज हम स्किनर के बारे में कि क्या है इसके जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें क्या है, किन बातों को इन्होंने हमें बताया है ना, उसके बारे में। और ये टॉपिक हमारा जो है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में है, तो जो टीचिंग भर्ती है उसमें दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर, जो मौलिक व्यवहारवाद है, अमेरिका से है। सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं? जो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है उन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है? तो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन, रहस्यवादी अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन, है ना, नैमित्तिक अनुबंधन, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, आरएस सिद्धांत, आर टाइप सिद्धांत, रिक्त प्राणी उपागम, प्रेरणास्पद अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें अब है पुस्तकें हैं जो स्किनर की वो दी हैं कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 1938 में। वेल्डन टू 1948, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1953, वर्बल बिहेवियर 1957, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिजिनिटी 1971, अबाउट बिहेवियरिज्म 1974। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत व्यवहार को टुकड़ों में बांटकर सुधारने पर बल देता है। क्या है स्किनर का सिद्धांत? कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो जो व्यवहार है उसको टुकड़ों में बांटकर सुधारने पर बल देता है। स्किनर ने अनुक्रिया के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला प्रकार है प्रतिवादी अनुक्रियात्मक अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रियात्मक अनुक्रिया वह अनुक्रिया जो किसी स्पष्ट उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है, प्रतिवादी अनुक्रिया कहलाती है। इस अनुक्रिया से बनने वाला अनुबंधन टाइप एस अनुबंधन कहलाता है। यानी कि उसने कहा है कि वह प्रक्रिया जो किसी स्पष्ट उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न होती है, जो उद्दीपक स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो स्पष्ट उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है, प्रतिवादी अनुक्रिया कहलाती है। इस अनुक्रिया से बनने वाला जो अनुबंधन है वो टाइप एस अनुबंधन कहलाता है। दूसरा प्रकार के अनुसार है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या कार्यात्मक अनुक्रिया। वह अनुक्रिया जो बिना किसी उद्दीपक या किसी अस्पष्ट उद्दीपक के कारण उत्पन्न हो तथा जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहलाती है। इस अनुक्रिया से बनने वाला अनुबंधन टाइप आर, इस अनुबंधन को टाइप आर अनुबंधन कहलाता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है, ये बीएफ स्किनर ने कहा था। इसमें एक स्मार्ट फैक्ट दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे कि इसमें पहले अनुक्रिया होती है जिसके तुरंत बाद उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन मिलता है। अतः यह सिद्धांत आर एस टाइप अनुबंधन अथवा आर टाइप के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? पुनर्बलन है। स्किनर के सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? पुनर्बलन। फिर है
एस टाइप अनुबंधन पावलोव का व्यवहारवाद है और आर टाइप अनुबंधन स्किनर का व्यवहारवाद है। स्किनर ने अपने प्रयोग में एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का प्रयोग किया जो स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा शिक्षण में यंत्रों का प्रयोग या टीचिंग मशीन का आधार बना। प्रथम टीचिंग मशीन सिडनी के प्रोफेसर एल प्रेसी 1920 ने बनाई थी। स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्राणी का ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर होता है। BF स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुबंधन के महत्वपूर्ण संप्रत्यय। पहला है शेपिंग या आकृतिकरण। इसे कर्मिक सन्निकटन की विधि भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में व्यवहार को आकृति दी जाती है। इसमें प्राणी की वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। शेपिंग के दो तत्व होते हैं। ठीक है, शेपिंग के दो तत्व होते हैं। कौन से दो तत्व हैं? पहला है विभेदी पुनर्बलन। विभेदी पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कुछ अनुक्रियाओं को पुनर्बलित किया जाता है तथा कुछ अनुक्रियाओं को पुनर्बलित नहीं किया जाता। फिर दूसरा तत्व कौन सा है? कर्मिक उपागम। कर्मिक उपागम में प्रयोगकर्ता उसी अनुक्रिया को पुनर्बलित करता है जो धीरे धीरे उस अनुक्रिया के समान हो जाती है जिसे वह सीखना चाहता है। चैनिंग या श्रृंखलाकरण। चैनिंग के अंतर्गत सिखाए जाने वाले जटिल व्यवहार को सरल अनुक्रिया के छोटे छोटे चरणों में क्रमबद्ध किया जाता है। टोकन इकोनॉमी क्या है? प्रतिपादक कौन है? थियोडोर एलन व नोथन एजरीन 1961 में। और टोकन इकोनॉमी स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित एक व्यवहार परिमार्जन की तकनीक है। इसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तकनीक है। इसका उद्देश्य वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस तकनीक के अंतर्गत व्यवहारात्मक समस्या से ग्रसित लोगों को विशिष्ट वांछित व्यवहार करने पर पुरस्कार के रूप में एक टोकन दिया जाता है। ये टोकन संग्रहित किए जाते हैं और मनपसंद पुरस्कारों से उसका विनिमय किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग कक्ष में व्यवहारात्मक समस्याओं वाले बालकों के व्यवहार परिमार्जन के लिए किया जा सकता है। टोकन इकोनॉमी के 3 तत्व होते हैं: पुरस्कार, विनिमय और दंड। पुरस्कार, विनिमय, दंड। प्रीमेक नियम कौन सा है? प्रतिपादक कौन है? डेविड प्रीमेक 1961 में दिया था। इस नियम को ग्रैंडमा या दादी माँ नियम भी कहा जाता है। इस नियम में वांछित व्यवहार को व्यक्ति को उससे अधिक आकर्षक व्यवहार करने की छूट देकर पुनर्बलित किया जाता है। यदि व्यक्ति को कम पसंद का व्यवहार भी सिखाया जा सकता है, यदि उसे ऐसा करने के बाद कोई आनंददायक व्यवहार का अवसर प्रदान किया जाए तो इसमें आनंददायक अनुक्रिया कम पसंद अनुक्रिया को पुनर्बलन प्रदान करती है। इसे पुनर्बलन का सापेक्षिक सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे जब किसी बालक को यह कहा जाता है कि गणित की प्रश्नावली पूरा करने पर उसे खेलने की अनुमति दी जाएगी, तो यह प्रीमेक नियम का उदाहरण है। नोट: स्किनर का प्रीमेक प्रिंसिपल पहले आप वह करें जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो तुम चाहते हो। उदाहरण: फिनिश योर मील बिफोर यू गेट डिजर्ट। कार्यक्रमित या अभिक्रमित अधिगम। कार्यक्रमित या
अभिकर्मित अधिगम। स्किनर के अनुसार अधिगम तथा शिक्षण की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब उसमें निम्नलिखित नियमों की पूर्ति होती है। सीखी जाने वाली सूचनाओं को छोटे छोटे चरणों या भागों में बांटकर उपस्थित किया जाए। अधिगमकर्ता को उसके अधिगम या शिक्षण की परिशुद्धता के बारे में तुरंत ज्ञान करा दिया जाए। अधिगमकर्ता को अपनी गति से सीखने दिया जाए। स्किनर ने प्रयुक्त प्रकार के अधिगम को अभिकर्मित सीखना, अभिकर्मित अनुदेशन कहा है। जिस उपकरण द्वारा अभिकर्मित अधिगम के लिए कर्मिक सामग्रियों को प्रस्तुत किया जाता है उसे शिक्षण मशीन कहा जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार क्या क्या प्रकार हैं? पहला, रेखीय या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। प्रतिपादक B.F. स्किनर 1954 में दिया था। इसमें सभी छात्र एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, छोटे स्तर के लिए उपयोगी है। दूसरा है शाखीय या आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन। इसके प्रतिपादकों ने नॉर्मन एन क्राउडर 1960 में दिया था। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, निदान एवं उपचार साथ में चलते हैं, प्रकीर्ण पुस्तकों का उपयोग होता है। तीसरा है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, मैथेटिक प्रोग्राम लर्निंग। प्रतिपादक थॉमस एस गिलबर्ट 1962। इसमें अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलते हैं। आधिपत्य पर बल दिया जाता है तथा यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है यह? उच्च स्तर के लिए क्या उपयोगी होता है। चौथा है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। प्रतिपादक लॉरेंस स्टूलारो तथा डैनियल डेविस 1965 में दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है पुनर्बलन। पुनर्बलन में क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से अनुक्रियाएं परिणाम पर आधारित होती हैं। ऐसे परिणाम को पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। स्किनर ने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं। पहला है प्राथमिक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन में कौन कौन सा है? प्राइमरी रेनफोर्समेंट। ये जैविक होते हैं, जन्म के साथ आते हैं। इनका संबंध प्राणी की जैविक आवश्यकताओं से होता है, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, भोजन, मिठाई, बिस्किट आदि। यानी कि प्राथमिक पुनर्बलन है ये। भूख, प्यास, काम, निद्रा, है ना, भोजन, मिठाई, बिस्किट आदि। और द्वितीयक पुनर्बलन ये अर्जित प्रकृति के होते हैं। जैविक आवश्यकताओं के अलावा अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे पुरस्कार, मान सम्मान, पैसा आदि। तो ये क्या है? द्वितीयक। इसके अलावा स्किनर ने पुनर्बलन का धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन में वर्गीकरण किया है। धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार धनात्मक पुनर्बलन के तात्पर्य उन उद्दीपकों से होता है जिसके प्रस्तुत होने पर वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होती है, जैसे मान सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार, धन दौलत, पुरस्कार, भोजन आदि, पानी आदि। दूसरा है नकारात्मक ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य उन उद्दीपकों से होता है जिसके हटाए जाने से वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होती है। नोट: सामान्यतः नकारात्मक पुनर्बलन या दंड के
को एक ही मान लिया जाता है, परंतु वास्तव में नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा व्यक्ति के वांछित व्यवहार में वृद्धि हेतु उसे ऐसे उद्दीपकों से दूर किया जाता है जो उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, जबकि वांछित दंड में व्यक्ति के अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए उसके सम्मुख ऐसे उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके लिए कष्टदायक होते हैं। जैसे इसमें डायग्राम दिया हुआ है, उसके जरिए हम पढ़ेंगे कि इसमें धनात्मक, सकारात्मक, ऋणात्मक या सकारात्मक दिया हुआ है कि वातावरण में किसी उद्दीपक को जोड़ दिया जाता है तो उसमें पुनर्बलन धनात्मक में। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा कि किसी व्यवहार के होने की संभावना को बढ़ाने के लिए वातावरण में कुछ अच्छा या संतोषप्रद जोड़ दिया जाता है। और दंड क्या होगा, सकारात्मक दंड क्या होगा कि किसी व्यवहार के होने से संभावना को कम करने या घटाने के लिए वातावरण में कुछ बुरा या पीड़ादायक जोड़ दिया जाता है। फिर इसी तरह ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन से वातावरण में किसी उद्दीपक को दूर या हटा दिया जाता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ाने के लिए वातावरण में कुछ बुरा या पीड़ादायक या कष्टकारी हटा दिया जाता है। और नकारात्मक दंड क्या होता है कि किसी व्यवहार के होने की संभाव्यता को कम करने के लिए कुछ अच्छा या संतोषप्रद हटा दिया जाता है। फिर है पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची में क्या कह दिया गया कि प्रयोग के दौरान पुनर्बलन देने के विस्तृत कार्यक्रम को पुनर्बलन अनुसूची से संज्ञा दी जाती है। पुनर्बलन अनुसूची में मुख्यतः दो प्रकार के पुनर्बलन पैटर्न होते हैं, सतत पुनर्बलन तथा आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन में प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है तथा आंशिक पुनर्बलन में कुछ सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। सामान्यतः आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से अधिक प्रभावी होता है। नोट: नया व्यवहार सिखाने के लिए आरंभ में सतत पुनर्बलन का प्रयोग उचित है, किंतु विलोपन से बचने के लिए परिवर्त्य पुनर्बलन श्रेष्ठ होता है। जैसे पुनर्बलन अनुसूचियाँ। आंशिक पुनर्बलन। पुनर्बल में दो प्रकार हैं, अंतराल पुनर्बल और अनुपात पुनर्बल। अंतराल पुनर्बल में क्या है कि निश्चित अंतराल के पुनर्बल हो और परिवर्त्य अंतराल के पुनर्बल दिया जाए। और अनुपात पुनर्बलन में क्या है कि निश्चित अनुपात पुनर्बल हो और परिवर्त्य अनुपात पुनर्बल दिया जाए। आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। अब हम पहले अनुपात पुनर्बलन अनुसूची को पढ़ेंगे कि अनुपात पुनर्बलन अनुसूची में ऐसी अनुसूची जो अनुसूची को अनुपात पुनर्बलन अनुसूची कहा जाता है, जिसमें पुनर्बलन दिया जाने का आधार प्राणी द्वारा की गई अनुक्रिया की संख्या होती है। क्या होती है? संख्या। और अनुपात पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची होती है जिसमें FR में प्रत्येक निश्चित संख्या फिक्स्ड रेशियो में प्रत्येक निश्चित संख्या में किए गए अनुक्रिया के बाद ही पुनर्बलन दिया जाता है। और दूसरा है परिवर्त्य पुनर्बलन अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, ये VR होता है, वेरिएबल रेशियो में पुनर्बलन की देने की अनुक्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती, यानी कि VR में परिवर्त्य अनुपात में पुनर्बलन देने की जो अनुक्रिया की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती।
फिर है अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। इसमें पुनर्बलन देने का आधार सही अनुक्रिया नहीं होती है बल्कि समय अंतराल होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। कैसे? निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। जब प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि वह प्रत्येक 10 सेकंड या प्रत्येक 50 सेकंड के बाद पुनर्बलन देगा तो यह निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची का उदाहरण है। और परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, जिसे हम VI के नाम से जानते हैं, जब वह पुनर्बलन देने के लिए कोई ऐसे निश्चित समय अंतराल न निश्चित करके अनियमित अंतरालों के बाद पुनर्बलन देता है तो इसे परिवर्तन अंतराल पुनर्बलन अनुसूची कहा जाता है। स्किनर के अनुसार इन विभिन्न अनुसूचियों को व्यवहार की दर पर जो प्रभाव पड़ता है वह इस प्रकार है। परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची अधिक प्रभावी है। निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, फिर निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, ये कम प्रभावी है। ठीक है। इस तरह से सबसे अधिक मजबूत पुनर्बलन परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन होता है, क्योंकि इसमें बालक यह अंदाजा नहीं लगा पाता कि कितनी सही अनुक्रियाओं के बाद इसे पुनर्बलन मिलेगा। इस तरह वह पुनर्बलन की चाह में सही अनुक्रिया को दोहराए जाता है। वही निश्चित अंतराल पुनर्बलन सबसे कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें बालक को पता रहता है कि एक निश्चित समय के बाद उसे पुनर्बलन मिलना तय है, चाहे उसने अनुक्रिया की हो या नहीं की हो। इसमें बालक में सही अनुक्रिया दोहराने की इच्छा प्रबल नहीं रहती है। विशेषज्ञ स्किनर ने बुक वर्बल बिहेवियर 1957 में वर्बल ऑपरेटर्स में मुख्यतः निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है: मेंट, टैक्ट, चॉइस, ऑटोक्लिटिक, इंट्रावर्बल। बैंड में चाइल्ड से आई वांट मिल्क, मोटिवेटिंग ऑपरेटर्स, डायरेक्टली इफेक्टिव। टैक्ट में इट इज हॉट टुडे, फिजिकल इन्वायरमेंट पर ध्यान केंद्रित करना। चॉइस, किसी की बात को रिपीट करना। रिप्लाइज गुड मॉर्निंग टू अ टीचर हु से गुड मॉर्निंग। ऑटोक्लेटिक, आई थिंक आई एम सिक, डायरेक्टली इफेक्टिव। इंट्रावर्बल, किसी की बात का आंसर दे देना। शैक्षिक महत्व। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापकों को अनुरूपित कक्षा में अलग अलग शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण। शेपिंग एंड चैनिंग। शेपिंग एंड चैनिंग सही अनुक्रिया के प्रत्येक चरण पर पुनर्बलन देना शेपिंग है तथा अंतिम लक्ष्य पर वांछित अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन देना चैनिंग है। टोकन इकोनॉमी तथा प्रीमेक प्रिंसिपल। पुनर्बलन व दंड की अवधारणा। अभिकर्मित अनुदेशन की विधि का विकास करना। स्वतंत्र शिक्षण पर बल। वांछित अनुक्रिया सिखाने में सहायक। उद्देश्य का निर्धारण तथा अधिगम को स्वरूप प्रदान करना। इसमें एक डायग्राम है जिसमें शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया अनुबंध के बारे में बताया गया है कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो देखते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन क्या कहता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव है और क्रिया प्रसूत अनुबंध में इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। प्रस्तुत किसने किया था? स्किनर ने। शास्त्रीय अनुबंधन में इसमें अनैच्छिक अनुक्रिया होती है और क्रिया प्रसूत में ऐच्छिक अनुक्रिया होती है। शास्त्रीय अनुबंधन
में उद्दीपन प्रेरित होता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुक्रिया प्रेरित होती है। इसमें क्या होती है? अनुक्रिया प्रेरित होती है और शास्त्रीय में उद्दीपक प्रेरित होता है। इस प्रकार के अनुबंधन में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के संबंध समीपता के आधार पर होता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यह संबंध परिणाम या प्रभाव के आधार पर होता है। शास्त्रीय अनुबंधन, इसमें पुनर्बलन अनुक्रिया के पहले ही मिल जाता है, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन में क्या है कि पुनर्बलन अनुक्रिया के पहले ही मिल जाता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन अनुक्रिया के बाद मिलता है। शास्त्रीय अनुबंधन में प्रयोगकर्ता द्वारा प्राणी एवं वातावरण दोनों को नियंत्रित किया जाता है और क्रिया प्रसूत में प्रयोगकर्ता केवल वातावरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन में प्रयोगकर्ता द्वारा प्राणी एवं वातावरण दोनों को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन शास्त्रीय क्रिया प्रसूत में प्रयोगकर्ता केवल वातावरण को ही नियंत्रित करता है। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध संपर्कता के आधार पर होता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध के नियम के आधार पर होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसमें हमने स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। और जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।